हेलो, मैं हूं वरुण ग्रोवर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। Well, there are some of the interviews that I genuinely wait for and I'm excited about. They may not be having stars that almost everyone wants to see, but these are people that I'm personally interested in talking to, and because I feel that they have a lot of content in them that the world should get to know about their lives as well and what has made them the way they've become. So we have with us Varun Grover. He's a writer, he's a stand-up comic. He's just won a national award for his lyrics for Momo Ke Dhage from Dam Laga Ke Ishq. Varun, wonderful to have you on Bollywood Hungama first of all. So yeah, it's a pleasure to be here. Okay, right. So first of all, your first thoughts on winning national award. I was just listening to the song in the morning. I think Monali has sung it beautifully. It's a very nice song, and Anu Malik, I think he has done exceptionally well as well. Now you're coming from that land, you know, आप बनारस से खुद भी आप हैं, and कहीं ना कहीं एक जो मिट्टी लखनऊ में आप रहे हैं, and you've been in Dehradun as well. Does that help you that you have to bring out the context as far as that entire area is concerned? दो तीन चीज़ों में फ़ायदा होता है मुझे। एक तो खास है कि भाषा साफ है, हिंदी साफ है। लखनऊ में खड़ी बोली जो बोली जाती है वो मुझे वो सीखने की मेहनत नहीं करनी पड़ती या सोचना भी नहीं पड़ता वो बोलते हुए लिखते हुए कि ये सही है गलत है। बिल्कुल। एक शब्दकोश मेरा थोड़ा बड़ा है उसके मुकाबले शायद जो हमेशा बॉम्बे में रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा फ़ायदा ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट का है, उस जगह के कॉन्टेक्स्ट का। जैसे कि मसान जो फिल्म मैंने लिखी वो बनारस में सेट थी, या दम लगा के है हरिद्वार में सेट है। तो एक थोड़ा आपको भाषा का कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा, भाषा से ज़्यादा लोगों की फीलिंग्स का, उनके अंदाज़े बयां का कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो वो ज़रूर फ़ायदा है इन जगहों से होने का। Winning a national award, does it somewhere just put a stamp of approval for you? Because these are things that are really valued as far as India. There is a question mark on this year's national award. A lot of people are talking about it, but still, national awards are definitely far more credible than any award shows that we have. Yes, they are in a way, because at least आप किसी पान मसाले के ब्रांड के सामने खड़े होकर आप अवार्ड नहीं ले रहे होते हैं। आप जो कि हिंदुस्तान के जो सिंबल्स हैं और राष्ट्रपति हैं उनके हाथ से आप अवार्ड ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है। बट मेरे दिमाग में अवार्ड्स रियली डोंट मैटर मच, जो क्योंकि मुझे लगता है अवार्ड्स की वैल्यू ठीक है आज है और मेरे लिए है सिर्फ कॉमर्शियली, इस तरह से कि हाँ कुछ लोग हैं जो शायद मुझे ज़्यादा सीरियसली लेंगे, या कुछ जगह हैं जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये मैंने लिखा था और ये अवार्ड जीता है, तो आप मुझे ये मत कहिए कि ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं, क्योंकि मैंने अपने मन के शब्द इस्तेमाल किए हैं और तब ये अवार्ड मिला है। और सिर्फ नेशनल अवार्ड नहीं, जो बाकी जो पॉपुलर अवार्ड्स भी हैं, तो इट्स लाइक यू कैन शो कि आपने अब तक जो किया था वो सही किया था और उस रास्ते पे आगे चलना है। लेकिन उसके अलावा अवार्ड की कोई वैल्यू मुझे नहीं लगती है, क्योंकि 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद तो सब भूल जाएंगे कि किसको अवार्ड मिला था और किसको नहीं मिला था। आप मुझसे पूछिए मेरे जो पसंदीदा 10 हिंदी गाने हैं पिछले 50 साल में, उसमें आप साहिर साहब के गाने ले लें, उसमें आप शैलेंद्र साहब के गाने ले लें, उनमें वो किसी को नहीं पता होगा कि उसको कौन सा अवार्ड मिला था या नहीं मिला था। अवार्ड तो वही है कि वो गाने आज तक याद हैं। वो अल्टीमेटली द सॉन्ग शुड वर्क, अल्टीमेटली द सॉन्ग हैज अ लाइफ। अवार्ड्स डोंट मैटर इन दैट लाइफ। उसकी ज़िंदगी बढ़ाने में, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाने में अवार्ड कहीं कुछ नहीं करता। मेरी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है कुछ सर्कल्स में, जिसका मैं शायद फ़ायदा उठा सकता हूँ, भले वो कॉमर्शियली हो, भले ही एज अ पावर ऑफ एन आर्टिस्ट हो, लेकिन उसके बियॉन्ड गाने के लिए वो कुछ नहीं है। तो मेरे लिए भी फिर वो ठीक है। फैबुलस। इनफैक्ट आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैं इनफैक्ट आपसे बात करना चाहता था, बिकॉज मैंने जैसे आपसे बताया कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मैंने आपका जो स्टैंड अप एक्ट आपने जो किया था, तो कहीं ना कहीं जो एक हिम्मत आपने जिस तरीके से आपने दिखाई है कि दैट चाहे वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो, आप अपनी बात आपने कहने में आप बिलीव करते हैं। प्राइमरली आपने जिस तरीके से एंटी इस्टेब्लिशमेंट सर्टन चीज़ें आपने जिस तरीके से बेबाकी से कही, ह्यूमरस तरीके से कही, वो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी थी। एंड यहाँ पर भी आप जो बात कह रहे हैं आई थिंक बहुत ही रिस्पेक्टेबल चीज़ है, बिकॉज हमारे वहाँ इंडस्ट्री में दिखावा और खोखलेबाजी बहुत ज़्यादा होती है अवार्ड को लेकर। तो मतलब जिसको कहते हैं कि दैट एवरीवन नोज कि अवार्ड कैसे बढ़ते हैं पॉपुलर शोज़ में,
लेकिन वी सी, तो दैट्स वंडरफुल एक्चुअली। अगर आपके काम की बात करें तो आई थिंक आप इवन जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे BHU से, तो आप प्लेज लिखते थे मेरे ख्याल से, एंड दैट वाज समथिंग दैट वाज पैशनेट। आपने पूना में आई थिंक आपने यू आर वर्किंग इन जी सॉफ्टवेयर में काम किया है जी पूना में। जी, तो कैसी जर्नी आपकी रही है? अनुराग कश्यप के साथ में आप पैशन फॉर सिनेमा से आप जुड़े हो, उसके बाद फिर आपने उनके लिरिक्स लिखी, आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर की, जैसे आपने कहा आई थिंक वुमनिया जो गाना है वो याद रखा जाएगा, बिकॉज द वे यू हैव डिस्क्राइब्ड विमेन आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल, एट द सेम टाइम देयर इज अ टिंज ऑफ ह्यूमर इन दैट एज वेल। कैसे आप इस जर्नी को देखते हैं? जर्नी मेरे लिए तो हर दिन एक ब्लेसिंग है। मैं जितना भी मतलब जहाँ भी पहुँचा हूँ, इससे पहले जब मैं टीवी लिख रहा था तब भी मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा था जितना मैं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं बस सॉफ्टवेयर की नौकरी ना करूं और कोई ऐसी नौकरी करूं जिसमें लिखने का काम हो। अगर मुझे ज़िंदगी भर एप्लीकेशन, बच्चों के स्कूल के एप्लीकेशन लिखने के पैसे मिलते, मैं शायद वो नौकरी भी कर रहा होता। अगर ऐसी कोई नौकरी होती जिसमें कि आप सिर्फ एप्लीकेशन लिखें और आपको एक एप्लीकेशन का कोई 100 रुपया दे दे, मैं दिन में 20 एप्लीकेशन लिख के अपना घर चला लेता, मुझे उसमें खुशी होती। तो राइटिंग का काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो वैसा था कि मैं नहीं लिखूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। क्या बात है। तो वहाँ उसके बाद ठीक है, अगर मेरी राइटिंग कुछ लोग पढ़ रहे हैं तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, वो कुछ से ज़्यादा तक पहुँच रही है, वो बहुत बड़ी। हिंदी सिनेमा से ज़्यादा रीच किसी चीज़ का नहीं है। किताबों का, कुछ किताबों का अभी भी है, तो किताबें भी एक ज़रिया है जहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। लेकिन ये सब मैंने सोचा नहीं था मेरे दिमाग में, क्योंकि आप जिस शहर से, जहाँ से मैं हूँ लखनऊ से, वहाँ पे आप सोच नहीं सकते कि आप राइटर बन के पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं, आप जर्नलिस्ट बन के बिता सकते हैं। वो एक थोड़ा सा दिमाग में था कि शायद ना मैं इंजीनियरिंग के बाद कोशिश करूंगा, एक जर्नलिज्म का कोर्स कर लूं और पत्रकार बन जाऊं। बिल्कुल। तो वो एक फिर भी दिमाग में था। ये वाला लीप जो मैंने पता नहीं एक मूड में ले लिया कि अच्छा जॉब छोड़ के मैं यहाँ आ गया, और उसके बाद वो काम मिल गया और काम चल पड़ा, वो मेरे लिए हर दिन एक चमत्कार है। आप खासा, इनफैक्ट जो आपका विट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आपका ट्विटर बायो इज दैट ऑल द वर्ल्ड्स अ महेश भट्ट फिल्म, वी आर बट अवतार गिल्स इन इट। ना अगर किसी ने महेश भट्ट साहब की फिल्मोग्राफी फॉलो करी है तो अवतार गिल उनकी रेगुलरली उनकी फिल्मों में होते हैं एज अ सपोर्टिंग कास्ट। बट व्हाई डू से दिस? मेरे हिसाब से एक तो कि खुद को आप बहुत सीरियसली न लें, लेकिन फिर भी आप चोजन वन तो हैं। महेश भट्ट साहब का कोई तो रिश्ता है अवतार गिल से, इतना प्यार का रिश्ता है कि हर फिल्म में वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रोल में दिख जाते हैं। लेकिन हाँ, आप मुख्य किरदार नहीं हैं। ये जो दुनिया का नाटक चल रहा है, अगर ये महेश भट्ट की फिल्म है तो आप इसके मुख्य किरदार नहीं हैं, लेकिन आप जरूरी किरदार हैं। सभी हैं। हाँ, that's wonderful. Honestly, in the sense, आपका विट बहुत दिलचस्प है, एंड सम ऑफ द थिंग्स जो हैं बेसाख्ता तौर पे उस पर हंसी भी आती है। इनफैक्ट आपका मैं एक इंटरव्यू पढ़ा था कि दैट आपको मेन स्ट्रीम फिल्में जो 1990s की हैं उनसे आप बहुत प्रभावित रहे हैं, और हम आपके हैं कौन से आपको बहुत अच्छी लगी थी। और फिर आपने कहीं पे ये कहा है that I watched रेणुका शाहने die in the film on Friday. I waited with bated breath until Sunday morning to catch her on Surbhi, the cultural magazine show on Doordarshan which she hosted then. When I finally saw her alive, I had tears in my eyes. You know? ये सच है, ये एकदम सच है। मैं अगर सच होगा, लेकिन पढ़ने में जो है इट्स वेरी फनी एक्चुअली। मैं शुक्रवार को देख के आया था फिल्म, और मुझे सच में बहुत डिप्रेशन हो गया था, क्योंकि पिछले रविवार तक वो जिंदा थी, अच्छी थी, हंस खेल रही थी सुरभि में, और शुक्रवार को वो गुजर गई वो फिल्म में। और इतना रियल लगा मुझे, और फिर मैं संडे तक, और वो इतना रियल लगा कि मुझे लगा अब इस संडे वो सुरभि में नहीं आएंगी, और वो आ गई। जब सिद्धार्थ काक के साथ वो बैठी थी, मैं सच में, मेरे लिए वो बहुत मतलब ऐसा था कि जीसस वापस आ गए जैसा, मतलब ऐसा कुछ। Okay, as Rakhi Sawant, who's in vogue today, is Jesus. Now, interestingly, you have written for television. You've written shows like Das Ka Dam, OA's Friday, that was Farhan's the Great Indian Comedy Show, और भी आपने करें। Now, Das Ka Dam, तो did you interact with Salman? आपका इंटरेक्शन होते थे सलमान से? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होता था, क्योंकि एक तो सलमान खुद बहुत इम्प्रोवाइज करते हैं, वो बहुत बढ़िया करते थे। हम लोग जो लिख के ले जाते, मैं और मेरे साथ एक को राइटर थे राहुल पटेल,
तो हम दोनों का एक सीज़न हम लोगों ने किया था 10-12 एपिसोड का। तो उसमें राहुल ज़्यादा इंटरेक्ट करते थे, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में रहता था। तो मैंने हाँ, लेकिन पहली बार सलमान खान को सामने से वहाँ देखा था और उस समय वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तब हम लोग टीवी के राइटर थे और फिल्म की दुनिया बहुत दूर लगती थी हमको। बिल्कुल तो बट ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं किया, बट इट वॉज फन टू सी हिज सेंस ऑफ ह्यूमर विच वॉज फैंटास्टिक। No, that surely is fantastic. Anyone who's struggling in the film industry, कोई भी, तो बहुत बार जो है आपको compromises करने पड़ते हैं और because you have to pay the bills and all these things, you have, मतलब one can't negate that. लोग बहुत बार उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। Apparently आपने एक फिल्म करी थी Accident on Hill Road, जिसको आपने बाद में कहा कि that I realized how wrong it was. You just end up having ordinary film on your CV. That is, उसके बाद फिर आपने decide किया कि that आप इस तरीके की चीज़ें आप नहीं करेंगे and you just waited for your time. How much failure or how much any such experiences teach you as a professional, as an artist? कितना आपको सीखने का मौका मिलता है? सीखने का मौका तो काफ़ी मिलता है, बस यही है कि रास्ता थोड़ा टेढ़ा है ये सीखने का। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस पे चलें, लेकिन हाँ, मैंने उस समय एक्चुअली बिल्स भरने के लिए नहीं की थी ये फिल्म। ये लालच होता है कि पहली फिल्म आपकी आ जाए, एक बिग स्क्रीन पे एक नाम आ जाए, वो एक जो वो लालच था ना, क्योंकि पैसे तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिले थे, छोटे बजट की ही फिल्म थी। ऐसा पैसे के लिए कोई इसमें वो नहीं था, पैसा टीवी में बन ही रहा था उस समय। तो ये था कि फारूक शेख साहब हैं और फारूक शेख साहब के हम बहुत सालों से, मतलब बचपन से फैन थे। तो वो एक आ गया कि अच्छा, फारूक शेख साहब के साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो वहाँ से हम चल पड़े। लेकिन सीख यही मिली कि और वो शुरू से ही समझ आ रहा था कि ये वो फिल्म नहीं है, उस तरह की फिल्म नहीं है जिस तरह की फिल्म हम देखना चाहते हैं या हम पसंद करते हैं एज अ व्यूअर। लेकिन फिर भी वो कॉम्प्रोमाइज़ अंदर ही अंदर कर लिया, तो उसके बाद से ये समझ आ गया कि कॉम्प्रोमाइज़ से फ़ायदा नहीं होता है। भले ही आप मान लें, उस समय खुद को समझा लेते हैं कि नहीं अच्छा ही बनेगा, शायद ऐसा होगा कि कुछ लोगों को पसंद आ जाएगा, भले ही वो हमारी पसंद ना हो, लेकिन वो होता नहीं है। जब तक आपकी पसंद चीज़ के साथ नहीं मिल रही है जो आप क्रिएट करने जा रहे हैं, आप किसी और का सोच के क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वो कभी वर्क नहीं करेगा। इतना मुझे अपने बारे में तो समझ आया। बहुत सारे लोग होंगे शायद जो ये बैलेंस कर लेते हैं कि दूसरों के लिए क्रिएट करते हैं और वो चल भी जाता है, और कहीं से उनका एक जो डिसऑनेस्टी है वो दिखती भी नहीं है। बिल्कुल, वो बैलेंस मुझे नहीं आता है, तो मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मैंने ये कोशिश की। जबरा फैन, इनफैक्ट आई थिंक बहुत, जब फर्स्ट टाइम भी मैंने सुना था, आई थिंक बहुत ही दिलचस्प लिरिक्स हैं, और एनीवन हु इज़ फ्रॉम नॉर्थ इंडिया वो उसके आई थिंक कॉन्टेक्स्ट को और उसके बहुत हद तक समझ भी सकता है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि दैट इवन मतलब छोटी छोटी चीज़ों में एक वाइडर मीनिंग होता है, जो कि आप जब एरिया को बिलोंग करते हैं तभी आप उसको उस तरीके से आप समझ सकते हैं। नाउ विद शाहरुख खान एंड द सॉन्ग बीइंग ऑल ओवर द प्लेस एंड इट्स द ओनली सॉन्ग इन द फिल्म समहाउ, कैसा आपको फीलिंग होता है? दिस इज द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग दैट यू एवर हैड। हाँ, ये मतलब इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी इट्स गॉन वर्ल्ड वाइड नाउ। बिल्कुल नंबर्स के हिसाब से, मतलब क्योंकि इससे पहले मैंने जितनी भी एल्बम्स की हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर, मसान, दम लगा के हैशा भी, क्योंकि उस थोड़ा छोटा रिलीज था एज कम्पेयर टू अदर वायरल फिल्म्स जी। तो इसका तो जब गाना आया और अगले दिन जब मैंने देखा एक यूट्यूब पे, 2 दिन बाद शायद मैंने जनरली दोबारा देखा कि कितने हिट्स हुए हैं, तो वो जो हिट्स हुए, मैं 2-0 मेरे को लगा कि ज़्यादा कैसे दिख रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि ये 2 मिलियन पहुंच गया है 2 दिन में। 2 मिलियन हमारा मतलब नहीं वो तो बाकी गाने हम लोग की 2 दिन में 2 लाख होते थे तो हम लोग अनाउंस कर देते थे फेसबुक पे कि मसान का ये गाना जो है वो 2 लाख पहुंच गया, तो 2 मिलियन वो 20 लाख पहुंच गया। और मैंने सोचा कि तो वो एक पावर समझ में आती है आपको, स्टार की पावर और उसके जो उनका जो रीच है उसकी पावर समझ में आती है। और उसके अलावा बाकी ऐसी कोई, मतलब मैं अगर कहूँ कि इसमें मोह के धागे में मुझे कम खुशी हुई थी और इसमें ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि नंबर ज़्यादा हैं, वो सच नहीं होगा। हाँ, वो एक तरह की वैनिटी है जिसमें आपको खुशी मिलती है ये देख के कि अच्छा ठीक है आपका काम बहुत सारे लोगों तक पहुँचा, लेकिन वो वैनिटी आई थिंक वो 1-2 दिन का खेल है, उसके बाद यू जस्ट बिकम नॉर्मल। Okay, but still, when you see like hundreds and thousands of dub smashes just doing all over the place, and people are just it's all over the place. We went to Bangalore recently. There was this dance group, and they were organizing a flash mob. So it was happening in India as well as
10 countries simultaneously the same day. So Jabra Fan was one of the songs that they were doing. So on a street and people are just everywhere and they're dancing along with काफी मैंने तो हर थोड़े दिन में कोई ना कोई नई भाषा का लोग खुद ही बना के भेज दे रहे हैं। अरेबिक का किसी ने अभी बनाया है और भी कुछ लोग, एक दोस्त नहीं, एक जानने वाला है, वो उसने भेजा कुछ हरियाणवी में बना दिया, क्योंकि ऑफिशियली हरियाणवी में नहीं बना था तो हरियाणवी बना दिया है किसी ने। तो इस तरह से हाँ, वो एक जो है खुशी तो ऑब्वियसली होती है क्योंकि आपका, लेकिन जब इतना ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको लगने लगता है ये आपका काम नहीं है। ये डिटैचमेंट की फीलिंग आ जाती है क्योंकि उतना सारा समझना, उसको प्रोसेस करना ज़्यादा मुश्किल है ये मान लेने से कि ये मैंने कुछ नहीं किया है इसमें, ये मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। इसमें बहुत सारी और फैक्टर्स हैं जिसमें शाहरुख खान साहब की पॉपुलैरिटी है, जिसमें गाने की एक धुन है जो बहुत कैची है शायद, जिस वजह से गाया भी अच्छा है, नक्काश बहुत अच्छा गाया गया है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो फिर वो अपना कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम करके उसको समझा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है, तो वो आसान हो जाता है। खासा सोशलिस्टिक स्ट्रीक है भाई, मतलब बहुत ही जबरदस्त किस्म की, आप एक दूसरे से भी अंदाजा लगा सकते हैं, which is wonderful actually. I think that's fabulous. पर आपका क्या अप्रोच है? You know, there are many people from within the industry. बहुत से इनफैक्ट चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो राइटर्स हों, चाहे वो एक्टर्स हों, they tend to balance out कहीं ना कहीं कि दैट कुछ सर्टन चीज़ें एकदम बिल्कुल कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, कुछ सर्टन चीज़ें जो हैं इंटायरली आर्टिस्टिक क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, they tend to balance out. आपकी क्या मानसिकता है कि दैट क्या इस तरीके से आपको भी, कैन वी सी यू being part of like say big budget movies and doing frothy numbers, because आपके जो आपका जो मिलियू है, जो कॉन्टेक्स्ट आपका हम देखते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एंटरटेनमेंट या फिर फ्रॉथीनेस की कोई कमी हो। वो इंटेलिजेंट तरीके से आप उसको प्रेजेंट करते हैं कि आप मतलब उसके अंदर बेतुकापना नहीं हो, which is I think absolutely fine. तो कैन वी सी दैट हैपनिंग विद यू, और आपका मतलब ये फिक्स्ड है कि नहीं यार मुझे जो है एकदम बिल्कुल सर्टेन, नहीं ऐसा कुछ ज़्यादा मुझे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, मुझे जो है मतलब नहीं ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद मुझे कॉमर्शियल सिनेमा बहुत पसंद है और वही वजह है जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। हम आपके कौन तो हाँ, 90s के जो गाने हैं, 90s की जो फिल्में हैं, और उसके बाद भी मतलब 2000 के बाद की भी जो पॉपुलर गाने हैं, हिमेश रेशमिया के गाने मुझे बहुत पसंद हैं मुझे, और बिना किसी मजाक के मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे तक तन्ना तंदूरी नाइट्स बहुत पसंद है। वो अब इस तरह के गाने it's hugely popular, it's got like crores of video views actually. It's a fantastic tune, मतलब उसके मैं उसकी विवेचना करने जाऊँ तो उसमें कुछ 4 ट्यून से एक के बाद एक आती हैं और उनमें कुछ अलग फ्लेवर है। तो ये सब है और ये सब मुझे पसंद भी है। ये है कि कब वो मौका आएगा और क्यों आएगा, जब तक कि मैं खुद उससे कन्विंस नहीं होऊंगा कि ये ज़रूरी है इस फिल्म के लिए, क्योंकि सब कुछ जो हो रहा है वो फिल्म के अंदर जस्टिफाई होना चाहिए। फिल्म के बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं जो जस्टिफाई नहीं होती हैं। आई एम अ हंटर जो गाना है गैंग्स ऑफ वासेपुर का, जी, वो उसको आप वल्गर गाना मान सकते हैं, अगर आप फिल्म के बाहर एकदम कॉन्टेक्स्ट से निकाल के देखें तो आप मानेंगे, और वो मेरे ख्याल से सही भी होगा कि हाँ कुछ हद तक वो वल्गर है, लेकिन फिल्म के अंदर वो जस्टिफाई होना चाहिए। तो उस तरह से अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जो फिल्म के अंदर जिसमें जस्टिफिकेशन भी हो और फ्रॉथी नंबर हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको उस तरह ना लिखूं जिस तरह 1000 बार लिखा जा चुका है। Absolutely, that's wonderful. Now, किस तरीके के ऑफर्स आपको आना शुरू हुए पोस्ट नेशनल अवार्ड एंड जबरा फैन? बिकॉज आई एम श्योर दैट इट डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस, बिकॉज इंडस्ट्री में भी क्या होता है कि दैट ब्रैकेट्स होते हैं कि यार ये एक सर्टेन ग्रुप को बिलोंग करती है, ये अनुराग कश्यप कैंप है, और ये अच्छा अभी जो है ये मनीष शर्मा कैंप में भी आ गए हैं, तो इन द सेंस कि ही इज ओपन टू दीज थिंग्स डेफिनेटली हैपन, इट्स ऑल अ परसेप्शन गेम मेनी अ टाइम्स। तो किस तरीके के आपको ऑफर्स आपको आना शुरू हुए हैं एंड हैव यू बीन टेकिंग अप मोर स्टाफ? अभी तो कोई ऑफर एक्चुअली आया भी नहीं है, मतलब जबरा फैन के बाद कुछ काम आया है, लेकिन हाँ नेशनल अवार्ड के बाद नहीं है, जबरा फैन के बाद आया है, और उसमें भी क्योंकि अभी मैं एक फिल्म की स्क्रिप्ट में व्यस्त हूँ और अगले 2-3 महीने तक रहूँगा, तो इसलिए मैंने अभी कोई काम लिया नहीं है। तो जो भी आएगा देखेंगे 2-3 महीने बाद, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा पुराने टाइम की इंडस्ट्री का ये
ये तरीका है जो अब शायद उतना नहीं है ये, क्योंकि मैंने सुना है कई लोगों से, लेकिन ये मेरे साथ नहीं हुआ है, तो या तो मेरे साथ नहीं होता है कैंपिज्म है। नहीं, ये कि आपके साथ आपको अवार्ड मिला तो बहुत सारे काम आ जाता है, या गाना हिट हो जाता है तो बहुत सारा काम आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो नहीं हुआ है। महू महू के धागे भी हिट हुआ, या गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत गाने उसके चले, उसके बाद मुझे सिर्फ एक फिल्म मिली, आंखों देखी। जी आंखों देखी के गाने थोड़े नीश स्पेस में थे भी। उसके बाद लेकिन उससे मुझे एक फिल्म मिली, वो थी दम लगा के हिस्सा। एक ही ऑफर आया था उसके बाद, और दम लगा के हिस्सा के बाद अभी तक अनुराग कश्यप की अगली फिल्म जो है वो, लेकिन अनुराग से तो पुराना रिश्ता है, वो एक जानते हैं हम एक दूसरे को, तो अनुराग की फिल्म के गाने विकी एंड राजकुमार, रमन राघव, नवाजुद्दीन और विकी कौशल। करेक्ट। We were talking to Juhi Chaturvedi yesterday, and उनसे हमें जो रेम्यूनरेशन के बारे में बात हुई कि राइटर्स को दे आर नॉट पेड वेल। अगर वैसे अगर कंपेयर करें तो वो तो बिल्कुल ही बहुत ही ड्रास्टिक इम्पैक्ट हुआ है। वो बता रही थी किस तरीके से कि दैट साइनिंग अमाउंट होता है जब आप फर्स्ट ड्राफ्ट आप करें उसके बाद, लेकिन ये है कि दैट फिल्म बनने में काफ़ी टाइम लगता है, एंड राइटर्स एनीवेज दे आर अंडर पेड एंड दे हैव देयर अदर प्रायोरिटीज एज वेल दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ। क्या आपकी राय है इसके बारे में दैट something which is the backbone of the film, now more and more younger actors they are getting very particular about writing, कि writer कौन है? A lot of them like Beat Parinidhi और आलिया और रणवीर, अर्जुन, वरुण, almost all of them they are very particular कि यार writer कौन है? श्रद्धा, आदित्य, that writer कौन है? मैं youngsters की बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है आमिर ये तो खैर करते ही हैं, लेकिन जो उनको पेमेंट होता है वो I think it's shockingly low somehow, and it's definitely because बहुत बार क्या है कि दैट आप यू हैव अ ह्यूज बिग बजटेड मूवी बट इफ द राइटिंग इज पुअर इट बिकम्स लाइक अ बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, व्हिच इज आई थिंक एबिसमली रिटन फिल्म समहाउ। बट इफ यू हैव लो बजट फिल्म लाइक दम लगा के आयशा, आई थिंक इट वाज शरद कटारिया, आई थिंक ब्यूटीफुली ही इज रिटन वंडरफुली। क्या राय है आपकी इसके बारे में? मुझे लगता है कि अब सीन बदल रहा है, और आप जो कह रहे हैं मुझे ये नहीं पता था, एक्टर्स भी उतने अवेयर हो गए हैं, लेकिन मार्केट अवेयर हो गई है, और वो सबको होना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि आप देखें पिछले 1-1.5 साल में जितनी भी सरप्राइज हिट्स जिसे लोग कहेंगे, वो सब की सब राइटिंग के दम पे सरप्राइज हिट्स हुई हैं। आप उसमें आप नीरजा ले लें, आप एयरलिफ्ट ले लें, आप दम लगा के हिस्सा ले लें, आप मसान ले लें, एक तरह से जिसने कि एक सबसे अगर मैं कहूँ कि छोटे बजट की और इंडिपेंडेंट फिल्म हो के भी ब्रेक इवन, और उसके बाद भी, और इस तरह से तो मसान आई थिंक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रिलीज प्रॉपर नहीं था। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आई स्टिल रिमेंबर आई सॉ इट एट पीवीआर जुहू ऑन लाइक अ वेंसडे और थर्सडे, बहुत ही लिमिटेड रिलीज था, एंड आफ्टरनून शो मैंने देखा था बिकॉज आई हैड अ मीटिंग, तो मेरे पास टाइम था, and it was like 60-70% filled in like say in weekdays after the release, so somewhere people were quite keen on the movie but it was not released properly. वो तो खैर मार्केटिंग वालों के और उनके आपस के पता नहीं क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, और क्यों बहुत सारी फिल्मों के मुझे याद है गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 का भी रिलीज बहुत खराब हुआ था। उसका रिलीज हुआ था फ्राइडे को, और अगले बुधवार को एक था टाइगर, ईद रिलीज, तो 4 दिन मिले थे उस फिल्म को थिएटर में, और वो ठीक चल भी रही थी, लेकिन अगले हफ्ते वो कहीं नहीं। तो ये काफ़ी सारे खैर ये मार्केटिंग का। Okay, let's talk about the monetary part of it. Somewhere, do you feel that it is less and writers deserve better? Totally. Juhi said a very interesting thing that maybe अगर if the movie is doing well तो profits में से at least अगर 3% भी अगर राइटर को मिल जाए, तो it is something that can be really like it can be sort of an incentive for the writer in the first place. नहीं, यहाँ तो वो माइंडसेट तो मेरे ख्याल से ऊपर से ही बदलना पड़ेगा। वो हम ये गलत तरीका है माइंडसेट बदलने का कि फिल्में चल जाएं राइटर की बदौलत, तो राइटर अपना हक मांगे। नहीं, वो ऊपर से ही समझना चाहिए कि ये बहुत बार होता है, हमको राइटर्स के लिए लड़ना पड़ता है। हम ही पिछले कुछ सालों में कई बार दोस्तों के लिए लड़े हैं कि उनका नाम ही पोस्टर पे नहीं होता। आप हिंदी फिल्म के पोस्टर देखिए और उसमें मार्केटिंग हेड का नाम होगा और कई बार राइटर का नाम फिर भी नहीं होगा पोस्टर पे। तो वहीं से समझ आ जाता है कि घर में क्या इज्जत है इसकी। But somewhere I think even the writers they have to fight it out because Salim Javed they got what they deserved.
दे वर द फर्स्ट वंस कि उनका नाम प्रोमिनेंटली आता था। तो कहीं ना कहीं राइटर्स भी आई थिंक बहुत ज़्यादा, एक तो खैर हालात के सामने भी आदमी को समझौता करना पड़ता है, लेकिन समवेयर इट इज द राइटर कम्युनिटी एज वेल that needs to, I believe something is happening. She was telling me that Anjum Rajabali, who's they are working out some sort of contract or something like that. तो एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बनाया है और जो अब वही अब आगे राइटर्स को उसको फॉलो करना है और सबको मिलके, क्योंकि यही होगा। अभी तक तो यही हो रहा है कि जो राइटर मॉडल कॉन्ट्रैक्ट को मना करता है या उसको फोर्स करने की कोशिश करता है तो वो फिर कोई और राइटर आ जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो तो यूनिटी तो चाहिए किसी भी तरह की क्रांति के लिए, बिना उसके होगी नहीं, वरना तो फिर वो आपस में ही लड़ते रहेंगे। One thing that जैसे मैंने आपसे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि that I think what I found fascinating and I would want to see more of your works as far as your stand-up comic act is concerned. What I saw at India Today Conclave, I think you were absolutely brilliant over there. You know, without deliberately making anyone laugh and just by mere words, अगर आप किसी को आप हंसा सकें, और जो व्यंग और जो सटायर आई थिंक ये बहुत हद तक आजकल कम हो गया है, या फिर एट टाइम बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है which doesn't make you laugh really. इसको आप एट्रीब्यूट कहाँ से करते हैं? That is it the writing that you've is it the reading that you've done, और कि आपका कहाँ से आपको ये लगता है कि ये चीज़ आपके अंदर आई है? सबसे पहले तो रीडिंग है, जो कि श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, इसमत चुगताई, इन सबको पढ़ा है, और शरद जोशी, और बचपन से इनको सुनते रहे हैं कवि सम्मेलनों में, या हमारे पास कैसेट्स होती थी हुल्लड़ मुरादाबादी और क्या बात, हुल्लड़ मुरादाबादी और काका हाथरसी और कई सारे। इनका तो खैर अंदाज ही बहुत दिलचस्प है, काका हाथरसी और शैल चतुर्वेदी का तो इनका तो अंदाज ही बहुत दिलचस्प है। अरुण जैमिनी, तो काफ़ी सारे, ये बचपन से एक शौक रहा हिंदी हास्य कविताओं का और हिंदी व्यंग्य का, तो ये किताबें पढ़ी हैं और लिखना शुरू किया। इसीलिए जब बॉम्बे में आया और लिखना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने स्टैंड अप कॉमेडी ही लिखा द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो के लिए, और उसके बाद रणवीर विनय और कौन, फिर ओ इट्स फ्राइडे, तो ये सारे शोज में मैं स्टैंड अप कॉमेडी ही लिख रहा था। तो मैं हूँ तो प्राइमरीली राइटर ही। कॉमेडी करना शुरू किया जस्ट एज एन एक्सीडेंट, क्योंकि टीवी में उस समय 2009 के आसपास ये चीज़ें ख़त्म हो रही थी और कॉमेडी ख़त्म हो रही थी, और वो जो दूसरा दौर कॉमेडी का जो चला, जो पोस्ट मॉडर्न कॉमेडी जिसको मैं कहूँ, तो जिसमें वो लड़का लड़की के भेष में आ रहा है और नारद और यमराज और ये सब चल रहा है, really putting off, तो वो सब कॉमेडी अचानक से आ गई 2009 के आसपास, मतलब उसकी भरमार हो गई। तो ये हमारी गे जोक्स एंड एवरीथिंग, दैट्स लाइक, हाँ, तो हमारी कॉमेडी खत्म हो गई। फिर मुझे लगा अब कहाँ जाऊँ, मैं लिखना चाहता हूँ और लिखता रहता हूँ। उसी समय बॉम्बे में स्टैंड अप कॉमेडी थोड़ी बहुत शुरू हो रही थी। वीर दास ने कुछ अपने एमेच्योर कॉमेडी नाइट शुरू किया था ब्लू फ्रॉग में, और वहाँ पे कंपटीशन था एमेच्योर कॉमिक्स के लिए। मैं वहाँ चला गया और वहाँ पे बस वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया। और उसके बाद से, क्योंकि शुरू में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कर सकता हूँ, मुझे लिखना आता है ये पता था, कॉमेडी स्टेज पे कर सकता हूँ ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। वहाँ गए और वो 2 मिनट पहली बार स्टेज पे मिले मुझे, और वो पहली बार में ही मैं कंपटीशन जीत गया। तो वहाँ से 2 से अगली बार उन्होंने 5 मिनट दे दिए, 3 महीने बाद जब दोबारा हुआ, वो 5 वाला मैं जीता तो 10 दे दिए, तो वो धीरे धीरे एक सीढ़ी सिलसिला बन गया। हाँ। नहीं, इनफैक्ट जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था, जो आपने बोला कि अगर नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी में कौन किसके बारे में जोक जो है ज़्यादा हंसी आती है, तो आपने कहा कि आप रात में किसी को सोते में भी जगा दो और बोल दो राहुल गांधी कान में, तो उसको हंसी आ जाती है, which is very funny। आधी बात, हाँ, तो वहाँ दूसरी काट दिया था आपको, उन्होंने आप कुछ कहना चाह रहे थे। कहना चाह रहा था कि और नरेंद्र मोदी पे अगर आप किसी को दिन में भी अच्छा जोक सुनाओ और बहुत बढ़िया जोक हो, तो वो 2 बार इधर उधर देखेगा हंसने से पहले। बिल्कुल, यही मेरा जो डर बिल्कुल, मैं आपसे सवाल पूछा था कि आपने ये भी कहा था कि 9 साल जो 10 साल यूपीए गवर्नमेंट का रहा, जो भी रहा, मतलब करप्शन हुआ, स्कैम हुआ, सब चीज़ें उसमें रहीं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इस तरीके का उसमें अंकुश नहीं था शायद। लेकिन 2 साल में खासा हद तक आपको मतलब ये महसूस होता है कि दैट ह्यूमर के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब इनफैक्ट जकड़ने की कोशिश की जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं हर चीज़ के ऊपर एक पाबंदी लगाने की जो कोशिश हो रही है। जैसे हमने AIB का इनफैक्ट देखा, और अनुपम खेर का मैं देख रहा था वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, तो उन्होंने गाली दी और बोला कि ये हम घर में नहीं बोल सकते।
ऑल इंडिया बकचोद, ये हम नहीं पसंद कर. So which was very interesting, and so he has his fans as well, which is interesting. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो एक जो चीखना चिल्लाना हो गया है और जो एक ज़बरदस्ती हो गई है कि मतलब ज़बरदस्ती आपको मतलब ये है कि भारत माता की जय बोलना ही है. मुझे लगता है मराठवाड़ा में किसान मरता रहे उसकी कोई फिक्र नहीं है. वो है कि मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि हम लोग एज अ नेशन, हम लोग वी आर परमानेंटली स्टक इन द क्लाइमैक्स ऑफ जाने दे दो यारो. क्या बात है, ये आपने वहाँ पर भी कहा था. हम लोग इस हालत में हैं कि एक परमानेंट हिस्टेरिया हो गया है देश में और वो सबको नॉर्मल लगने लगा है और उसके बिना आप लोग मतलब वो ड्रग्स की तरह हो गया है एक हिस्टेरिया. वो उसके विड्रॉल सिम्टम आने लगते हैं अगर कुछ चीखने चिल्लाने को ना हो. क्या बात, बहुत बड़ी बात करें आप. तो वो उसको हम लोग खोजने लगे हैं और उसको खोजने में खास करके जो इस समय जो पावर में है वो लोग भूल गए कि वो पावर में है. दे आर स्टिल बिहेविंग लाइक दे आर इन ऑपोजिशन एंड दे हैव टू फाइट समबडी. दे आर नॉट यू आर वन एंड यू हैव वर्क टू डू दैट वर्क इंस्टेड ऑफ पुटिंग अदर्स डाउन बाय मेकिंग अप रैंडम इश्यूज, ब्रिंगिंग अप काओ, फिर बीफ, फिर वो स्टूडेंट्स में हाँ फिर अब वो भारत माता की जय को लेके बैठ गए हैं. वो मतलब ये किस इतना बिग बॉस के घर में भी इससे ज़्यादा सैनिटी होती है मुझे लगता है इस समय जितनी इनसैनिटी पावर सर्कल्स और मीडिया और इन सब चीज़ों में फैली हुई है. हम लोग एकदम ही पर्सपेक्टिव पूरी तरह से लूज कर चुके हैं. जो इंटॉलरेंस और टॉलरेंस की बात हो रही है मेरे ख्याल से वो बात आपको पहले जाके उनसे पूछनी चाहिए, दलितों से और गरीब मुसलमानों से हिंदुस्तान के कि क्या इस देश में टॉलरेंस है. मतलब आज नहीं, ये इस सरकार की बात नहीं है, ये 60 साल की बात आप उनसे पूछिए और मतलब वो क्या वो हंसने लगेंगे आपका सवाल. नहीं बिल्कुल बिल्कुल. इनफैक्ट आई थिंक अमर्त्य सेन ने बहुत सही तरीके से उसको इनफैक्ट कहा है कि दैट in India right now we have become too tolerant to intolerance. I think he has said it very very nicely in fact. वरुण, सिंस आप इतना आपका ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त है तो हम एक रैपिड फायर आपके साथ खेलेंगे. अच्छा, और कुछ उसमें आपके मतलब वी आर होपिंग दैट आप हमें कुछ मटेरियल देंगे. कि मैं जेल चला जाऊंगा इस रैपिड फायर के अंदर. ऐसा कुछ नहीं. वन गुड एंड बैड थिंग अबाउट अनुराग कश्यप. Good thing, he gives lots of freedom. Bad thing, he's too sure of himself at times. Okay. Your all-time favorite Hindi song? All-time favorite Hindi song? जी. अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, मौसम बीता जाए. शैलेंद्र साहब का 2 बीघा ज़मीन. क्या बात है. A lyricist that inspired you a lot? एक तो नहीं है पर फिर भी सबसे पहले मेरे ख्याल से शैलेंद्र साहब, उनके बाद साहिर साहब. क्या बात. वरुण ग्रोवर is a Jabra fan of ... Jabra fan of जलेबी. बहुत पसंद है मुझे लेकिन यहाँ की नहीं, बम्बई में अच्छी जलेबी नहीं मिलती. फ्रॉड मिलती एकदम. मुझे बनारस, लखनऊ, पटना इन सब जगहों की जलेबी बहुत पसंद है, गुलाब जामुन बहुत पसंद, मिठाइयाँ. वैसे खैर वो तो नॉर्थ का ही इनफैक्ट वो है. आई थिंक ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. If not parrot, which other animal would you like to sit on your head? That's your profile pic on Twitter. Which is a very interesting picture actually. अच्छा, वो हमारा पालतू तोता था. तोता ना हो तो कोई बहुत क्यूट सा पपी चलेगा. क्यूट सा पपी सर के ऊपर. A film of recent times that you hated? Film I hated बहुत मुश्किल है. मैं बहुत संभल के देखता हूँ. मैं फिल्म मेरे लिए एक रिलेशनशिप की तरह होती है. मैं बहुत सोच के उसमें घुसता हूँ कि ये ऐसा ना हो कि दिल टूट जाए मेरा. तो ऐसा बहुत मुश्किल है कि किसी फिल्म ने मुझे बहुत ही परेशान किया हो फिर भी मैं याद करता हूँ. बहुत पीछे, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. बिल्कुल, जब चाहें आप. पा
वो मैं चला गया था देखने क्योंकि बहुत तारीफें हो बट यू डिडंट लाइक इट? नो, आई जस्ट डिडंट एट ऑल. Interesting. The last film you walked out of midway. Have you walked out of a movie midway? मिडवे एक बहुत, वो भी और थोड़ा पीछे जाऊंगा मैं. वो एक नागेश कुकनूर की एक फिल्म थी, बैंकॉक, बॉम्बे टू बैंकॉक. हाँ. उसमें तो मेरा टिकट खो, मैं पता नहीं, वो आदत है मेरी टिकट की. अब पहुंच गए अंदर, बैठ गए तो टिकट मोड़ तोड़ के मैंने कहीं रख दी. वो उसमें डाल दी होगी कुछ. मैं बाहर निकल रहा हूँ तो वो सिंगल स्क्रीन था. वो बोला आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला मैं जा रहा हूँ फिल्म छोड़. बोला जा नहीं सकते, टिकट दिखाओ. उसको लगा मैं बिना टिकट के आया हूँ अंदर और अब घूमते हुए निकल रहा हूँ. मैंने कहा टिकट था मेरे पास, वहाँ था. बोला नहीं है. मुझे फिर उसको 150 रुपए देने पड़े बाहर निकलने के लिए उस फिल्म. ऑलरेडी एक बार दे चुका हूँ. But I think that film was horrible. Seriously, it was. I mean, yeah, that's true. Most overrated filmmaker of Bollywood. ओवररेटेड. अच्छा, मुझे लगता है मधुर भंडार. Okay. If your phone rings and the true caller on your phone says that Mr. Narendra Modi is calling you, what will you do? अच्छा, मैं सबसे पहले तो रिकॉर्ड बटन ऑन करूंगा और फिर कॉल उठाऊंगा. You just want to be sure that what is being said. या एटलीस्ट बाद में कुछ और रिकॉर्ड तो रहे कि क्या बात है. Right. A नेता और मिनिस्टर whom you'd like to say कि तेरी कह के लूंगा. नहीं, नेता और मिनिस्टर को तो मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा किसी के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पार्ट कल्प्रिट हैं और बड़े कल्प्रिट तो हम लोग हैं जो वोट देके क्या बात चाहते हैं. बिल्कुल बहुत बढ़िया. Your honest first reaction when you're watching TV and Accident on Hill Road is being aired on one of the channels. What is your honest reaction? मैं ढूंढूंगा कि कहीं पे कोई ऐड आ रहा हो तो मैं ऐड भी देख लूँ किसी और चैनल पे. Your honest first reaction when you realize that the version of Masan on Hotstar is badly butchered. ओह, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ सबसे पहले, क्योंकि सेंसरशिप के लिए हम, मतलब बहुतों के लिए, सबके लिए हमारा ही मुद्दा है. हम लड़ते रहे हैं. तो अपनी ही फिल्म के साथ ये हो जाए तो वो लगता है कि हमने क्यों सही समय पर ये सब में हम घुसे नहीं. जब प्रोड्यूसर ने डील किया हॉटस्टार के साथ, वी कुड हैव प्रॉब्ली टोल्ड देम, वार्न्ड देम, बट वी डिडंट नो. तो सबसे पहले तो दुखी हुआ, उसके बाद गुस्सा आया कि ये जो तरीका है फिल्मों को अपनी मोरालिटी के हिसाब से दूसरों को डिक्टेट करना. इट्स सिंपली दैट. इट्स सिंपली कि मेरा फेटिश क्या है, मेरा कमज़ोर पॉइंट क्या है, मैं क्या नहीं देख सकता हूँ, ये पूरा हिंदुस्तान ना देखे. ये मानना, किसी के हाथ में उतनी पावर होना, ये मुझे बहुत ही मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. Even the way the English movies are being censored right now, it's horrible, honestly. At gunpoint, what would you choose to do, Varun Grover? At gunpoint, what would you choose to do? Have a gay encounter or say Bharat Mata ki jai? गे इनकाउंटर इज कूल, आई थिंक. मतलब, और मैं दोनों भी, मैं भारत माता की जय बोलते हुए भी आप कुछ करवा सकते हैं मुझसे. मुझे दोनों में कोई दिक्कत नहीं है दरअसल में. तो आपने क्या चूज किया? आपने गे इनकाउंटर कि भारत माता की जय? नहीं, आप इनमें ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं नहीं करूंगा या क्या मैं ज्यादा करना चाहता हूँ. एट गन पॉइंट, व्हाट, अगर आप पे गन पॉइंट पे कोई बोले कि भाई या तो तुम नहीं, ये दोनों काम ऐसे हैं जिसमें कि आपको गन रखने की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ. अच्छा, नहीं आपको लगता है काम है जिनमें, लेकिन आजकल अगर सही मौका होगा मैं करूंगा. अभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन में आप बताएं कि क्या बोल रहे हैं. नहीं, अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मेरा मन होगा तो मैं ये दोनों में से कुछ भी करने को तैयार हूँ, और अगर मेरा मन नहीं होगा तो आप गोली मार दें, मैं कुछ भी नहीं करूंगा दोनों. क्या बात है. What would you do if you wake up as the following? Shah Rukh Khan. Sorry.
what would you do if you wake up as the following? अच्छा. Shah Rukh Khan. If you wake up as Shah Rukh Khan, what will you do? Oh, अच्छा. If I wake up as Shah Rukh Khan, maybe just sit back and relax and not do anything, like just to give that Shah Rukh Khan some respite from the bhag Okay. dauड़. All right. What would you do, Varun Grover, if you wake up as Baba Ramdev? Okay, I'll go and kiss a guy You'll go and kiss a guy. just to prove that that I am not homophobic anymore. Okay. All right. What about beheading or something like that? Would you like to behead someone? That's okay. Amir Khan. What would you do if you wake up as Amir Khan? Okay. I think apologize for doing Mela. What would you do if you wake up as Arvind Kejriwal? अरविंद केजरीवाल. Okay. मफलर जला दूंगा मैं पहले अलमारी से निकाल के सारे. What would you do if you wake up as Pailaj Nirani? पहलाज नीलानी. ओके. ऑर्डर करूंगा eBay से एक हंटर और खुद को मारूंगा दिन भर. What would you do if you wake up as Kangana Ranaut? Oh. Just be as candid and outspoken as ever as she Just is. be as candid and outspoken as ever. Okay, fantastic. So I think, Varun, it was wonderful talking to you, and whatever we had hoped that we'll be extracting from you or just discussing with you or conversing with you, I think we've managed, I think, quite a bit of most of it as of now. So thank you very much for being on Bollywood Hungama, and looking forward to all your future ventures, and I think wonderful spirit that you have, and I hope that आप जो आपका एक सोशलिस्टिक और ये स्ट्रीक आपकी है Socialistic नहीं है, comedy है. नहीं which is absolutely fine. I'm saying in terms of that आप बिकना नहीं चाहते हैं. मैं सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, which is I think wonderful, which many a times people don't do that. So thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Thank you very much. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching.